सेकेंड यूनिट ऑफ सेकेंड चैप्टर ऑफ योर फिजिकल केमिस्ट्री, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है जी, क्या नाम है चैप्टर का? एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है। ठीक है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो बातें समझ में आ जाएंगी। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ, अच्छा कुछ मोटी मोटी जानकारी एटम के बारे में आपके पास ऑलरेडी है, जो मैं चैप्टर 1 में भी आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर से वो छोटी छोटी जानकारी मैं आपको दोबारा दे देता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, मान लीजिए आपने एक हाइपोथेटिकल इमेज अगर एटम का बनाया, जो कि सिर्फ एक हाइपोथेटिकल इमेज है, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं जो बना रहा हूँ ये हाइपोथेटिकल है, मैं फिर से बता रहा हूँ। ठीक है ना। तो मान लीजिए ये हाइपोथेटिकल इमेज जो मैंने बनाया, इस हाइपोथेटिकल इमेज में आपको क्या देखने को मिलेगा? सर, एट द सेंटर वी हैव अ न्यूक्लियस विच कंटेन न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। ठीक है। सो इन अ स्मॉल वॉल्यूम, इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम ऑफ एटम देयर इज प्रेजेंट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन which is known as nucleus, which is known as nucleus. So this is the nucleus. Okay. अच्छा, अराउंड दिस न्यूक्लियस, मैं फिर बता रहा हूँ हाइपोथेटिकल इमेज है, कुछ बातें सही है, कुछ बातें गलत हैं। जो इमेज मैंने बनाई ये सरासर गलत है, लेकिन बच्चे को इजी करने के लिए स्टार्टिंग में ये बताया जाता है। अदरवाइज एटम ऐसा नहीं दिखता, इट इज जस्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। मैंने 3D में भी दिखाया था, मैं वापस बता दूंगा। ठीक है। अच्छा, इसके अराउंड आपको क्या देखने को मिल रहा है? इसके अराउंड आपको देखने को मिल रहे हैं ऑर्बिट्स। क्या देखने को मिल रहे हैं? और इन ऑर्बिट्स में आपको क्या देखने को मिलता है? सर, इन ऑर्बिट्स में आपको देखने को मिलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्या देखने को मिलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एक हाइपोथेटिकल से मैंने रिप्रेजेंटेशन दिखा दिया। अब इसी रिप्रेजेंटेशन को जब आप 3D में देखते हैं तो मुझे बताइए 3D में ये रिप्रेजेंटेशन आपको कैसा दिखेगा? लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। सर, 3D में हमें कुछ भी नहीं दिखेगा, बस दिखेगा सिर्फ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, सिर्फ धुआं दिखेगा, सिर्फ क्लाउड दिखेगा। क्या दिखेगा? क्लाउड दिखेगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम इन 3D। ये इलेक्ट्रॉन्स दिखते हैं सिर्फ, और ये इलेक्ट्रॉन भी कहाँ पे? देयर इज नो स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट ऑलवेज कीप रिवॉल्विंग। सो अकॉर्डिंग टू हिजेनबर्ग, जो हम लेटर ऑन पढ़ेंगे भी, कोई स्पेसिफिक पोजीशन इसका नहीं है। हर जगह पे प्रोबेबिलिटी हो सकती है, कहीं भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। ठीक है ना। और वो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे मैंने दिखा रखी है। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आ जाता है इसका, 3D स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ठीक है। अच्छा, कुल मिला के एटम के बारे में जो मोटी मोटी बातें आपको पता है वो ये है, सर, एटम मैटर का वो सबसे छोटा पार्टिकल जो एलिमेंटल प्रॉपर्टीज रिटेन करता है। मान लीजिए अगर मैंने ऐसा लिखा, मैंने अगर ऐसा लिख लिया, तो लेट्स से मैंने लिख दिया, मान लीजिए मैंने लिख दिया H। मुझे बताइए, अगर मैंने H लिखा और मैं आपको ये बोल दूं कि ये H एक एटम है, तो मुझे बताइए किस एलिमेंट का एटम है, आप कैसे पता करेंगे? सर, समझ में आ रहा है? हाइड्रोजन एलिमेंट का एटम है। किसका एटम है? ये हाइड्रोजन एलिमेंट का एटम है। ठीक है। सो दिस इज द एटम ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट, एटम ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए मैंने Ag लिखा, बताइए Ag किस एलिमेंट का एटम है? सिल्वर का। ठीक है। सो दिस इज द एटम ऑफ सिल्वर एलिमेंट, एटम ऑफ सिल्वर एलिमेंट। ठीक है। सर, इसका मतलब ये हुआ कि जो एटम होगा वो एलिमेंट की पहचान है। एलिमेंट की, इससे नीचे एलिमेंट की पहचान कभी भी नहीं होती। सर, मान लीजिए मैंने आपको इलेक्ट्रॉन दे दिया और मैं आपको बोलूं बताइए ये इलेक्ट्रॉन किस एटम का था। सर, इट इज इम्पॉसिबल टू एग्जामिन कि इलेक्ट्रॉन किसका था। इलेक्ट्रॉन किसी की पहचान नहीं होता, पहचान एटम है। और एटम किसकी पहचान है? एलिमेंट की। ठीक है ना। एटम मैटर का वो सबसे छोटा पार्टिकल जो एलिमेंट की पहचान रखता है, जो एलिमेंटल प्रॉपर्टीज रिटेन करता है, जो एलिमेंटल प्रॉपर्टीज रखता है, जो एलिमेंटल प्रॉपर्टीज। मैं 1 बाय 1 इसके बारे में जो पॉइंट लिख रहा हूं ध्यान से देखिएगा। पहला पॉइंट मैं लिख लेता हूं, एटम इज द स्मॉलेस्ट, एटम इज द स्मॉलेस्ट particle of matter. Atom is the smallest particle of matter that retain elemental properties, that retain elemental properties. ठीक है जी। किसकी प्रॉपर्टीज रखता है? एलिमेंट की प्रॉपर्टीज। अच्छा, अगर आपने पूरी बातें नहीं लिखी जो मैं लिखूंगा, तो आपको ये समझ में आएगा कि पहली बात गलत है, क्योंकि एटम सबसे छोटा पार्टिकल नहीं होता, इससे छोटे भी पार्टिकल होते हैं। लेकिन सर, आगे मैंने कहानी को ऐसा कर रखा है कि वो छोटा पार्टिकल जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज रखे और इससे छोटे पार्टिकल एलिमेंट की प्रॉपर्टीज नहीं रखते, तो डेफिनेशन कंप्लीट कर लिया हमने आगे। ठीक है। अब पॉइंट वाइज इसी के बारे में दूसरी इंफॉर्मेशन में लिख रहा हूं। मुझे बताइए सर, एक एटम में हमेशा स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे, हमेशा होगा, हमेशा एक एटम में स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और सर, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स की बात है, ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एटम लूज और गेन करता रहता है, तो उससे पहचान नहीं हो पाती। ठीक है ना। तो दूसरी बात मैं क्या लिख लेता हूं, एन एटम कंटेन स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड
प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और ये भी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, दैट इज एन एटम विद स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट इज नोन एज, या स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज नोन एज न्यूक्लियाइड, इज नोन एज, उसको न्यूक्लियाइड पढ़ते हैं, मैंने लास्ट में भी आपको बताया था, लास्ट यूनिट में भी, ठीक है। अच्छा तीसरा पॉइंट मुझे ये बताइए, क्या ये जो एटम है ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है? सर करता भी और नहीं भी करता है, करता भी और नहीं भी करता है। बहुत सारे ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंटली रहना नहीं चाहते, और कुछ ऐसे हैं जो रहते भी हैं, जैसे नोबल गैसेस है, हीलियम की फॉर्म में रहेगा, किसी के साथ जुड़ेगा नहीं। नियॉन की फॉर्म में रहेगा, एटॉमिक फॉर्म में रहेगा, किसी के साथ जुड़ के मॉलिक्यूलर फॉर्म या कंपाउंड फॉर्म नहीं बनाएगा। लेकिन मान लीजिए हाइड्रोजन है, तो मुझे बताइए हाइड्रोजन किस फॉर्म में रहना प्रेफर करता है? H2 की फॉर्म में, किस फॉर्म में? या किसी और के साथ जुड़ के, लेकिन H की फॉर्म में रहना प्रेफर नहीं करता। इसका मतलब कि एन एटम कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट में कौन कौन से एग्जांपल में लिख लेता हूं, ग्रुप 18 के नोबेल गैसेस। कौन से? नोबेल गैसेस, ठीक है ना। बताइए नोबेल गैसेस में कौन सा लिख लेता हूं मैं? पहला मान लीजिए मैंने हीलियम लिख दिया, नियॉन लिख दिया, एटसेट्रा, ग्रुप 18 वाले। कौन से वाले? ग्रुप 18 वाले, ठीक है। सो कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, और या मे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली और मे नॉट, ठीक है ना। इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता और नहीं भी, और मे नॉट। कौन कौन से? जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, बताइए हाइड्रोजन किस फॉर्म में रहेगा हमेशा? बताइए ऑक्सीजन किस फॉर्म में, क्लोरीन किस फॉर्म में, Cl2 के फॉर्म में, या किसी के साथ जुड़ के। जैसे मान लीजिए Na है, Cl के साथ जुड़ के रहेगा, NaCl की फॉर्म में या सॉल्ट की फॉर्म में हमेशा रहना प्रेफर करता है, ठीक है। तो एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली और एग्जिस्ट, ये किसकी प्रॉपर्टीज हैं? सबकी सब एटम्स की खास बातें हैं, एटम के बारे में कुछ खास जानकारी है, ठीक है। अच्छा नंबर 4 जानकारी मैं लिख देता हूँ। सर एटम मैटर का वो सबसे छोटा पार्टिकल है जिसको फर्दर छोटा करना ऑर्डिनरी फिजिकल और केमिकल मेथड से पॉसिबल नहीं होता। सो कोई ऐसा चाहे कि मैं उबाल दूं और एटम को और छोटा कर दूं, ऐसा नहीं होता। या केमिकल रिएक्शन करवा दूं, इस पे एसिड फेंक दूं, इस पे बेस फेंक दूं, या कुछ ऐसा जला दूं इसको कि इससे छोटा हो जाए, एटम से छोटा नहीं हो सकता। अगर उससे छोटा करना है तो आपको बम्बार्डमेंट करवाना पड़ेगा, आपको कोई न्यूट्रॉन्स उस पे, हाई स्पीड वाले न्यूट्रॉन उस पे टकराने पड़ेंगे, जिसकी वजह से एटम टूटे, एटम का न्यूक्लियस टूटे, अदरवाइज इसको छोटा करना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। सो हम क्या लिख सकते हैं नंबर 4 पॉइंट में, एन एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड into further smaller units by ordinary physical or chemical methods, ordinary physical or chemical methods, ठीक है ना। इन मेथड्स को लगा के इसको छोटा करना पॉसिबल नहीं होता। इसको छोटा करना पॉसिबल, चाहे केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करवा दो, चाहे इसको बॉयल कर लो, मेल्ट कर लो, फ्रीज कर लो, कुछ भी कर लो, इससे छोटा ये नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब करना है अगर, तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर कोई ना कोई न्यूक्लियर रिएक्शन करवानी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा नंबर 5 पॉइंट, सर ये एटम वो छोटा यूनिट मैटर का जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, हमने कल सवाल भी किया था, ठीक है ना। ये एटम वो छोटा पार्टिकल मैटर का जो किस में पार्टिसिपेट करता है, और इसके साथ साथ में एक और पार्टिकल या एक और चीज जो पार्टिसिपेट करती है वो मॉलिक्यूल होता है। वो कौन होता है? मॉलिक्यूल। लास्ट टाइम आपके सीबीएसई में आया था, 4 ऑप्शंस थे, उसमें से ये लिखा गया था ऊपर, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। सो इट कुड बी एटम और मॉलिक्यूल, इट कुड बी एटम और एक ऑप्शन में बोथ लिखा हुआ था, बोथ वाले पे आपको टिक करना था, ठीक है ना। तो मैं लिख सकता हूँ कि इट पार्टिसिपेट्स इन अ केमिकल रिएक्शन, इट पार्टिसिपेट्स इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, केमिकल रिएक्शन में ये खास बात है मैंने किसके बारे में लिख दी? एटम के बारे में, जो आपको पता होनी चाहिए। मोटी मोटी बातों में मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ, ठीक है। सर पहली बात, ये वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो क्या रिटेन करता है? एलिमेंटल प्रॉपर्टीज को रिटेन करता है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, इसमें हमेशा एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, और वो एटम जिसमें स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो, जो कि हर एक में होगा, दैट इज नोन एज न्यूक्लियाइड, एटम को न्यूक्लियाइड भी पढ़ते हैं, और लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के जब पढ़ा जाए, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन की बात तो की नहीं ना। जब एटम के न्यूक्लियस को पढ़ा जाए उसको न्यूक्लियाइड भी पढ़ते हैं विद स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अच्छा एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता और
नहीं कर सकता है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद एटम को फर्दर डिवाइड करना ऑर्डिनरी फिजिकल और केमिकल मेथड से पॉसिबल, और ये किस में पार्टिसिपेट करता है? केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है, केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। कुछ मोटी मोटी बातें जो मैंने एटम के बारे में लिखी, अब देखिएगा ध्यान से। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, उसकी सारी जानकारी हम फर्स्ट यूनिट में कर चुके हैं। अब दूसरी बात मैं लिख लेता हूँ इसके रिलेटेड जो चीज़ें आपको और लगनी है। सर कितने सब एटॉमिक पार्टिकल एटम के अंदर प्रेजेंट होंगे? कितने सब एटॉमिक पार्टिकल एटम के अंदर देखने को मिलेंगे? 3, ठीक है। तो मैं 6 पॉइंट करके लिख लेता हूँ, ठीक है ना। एन एटम कंसिस्ट ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। कितने? कौन कौन से 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और हाउ मेनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स डज अ एटम कंटेन? 3 सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है जी। अच्छा, कोई ऐसा एलिमेंट है जिसमें 2 ही सब एटॉमिक पार्टिकल हैं? कोई ऐसा एटम? हाँ है ना सर, हाइड्रोजन है ना। हाइड्रोजन क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन में क्या नहीं होता? हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन, इकलौता ऐसा एटम जिसपे ये जानकारी सही नहीं बैठती वो हाइड्रोजन है। अदरवाइज सब में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल एटलीस्ट होते हैं, ठीक है ना। और वो कौन कौन से होंगे सब एटॉमिक पार्टिकल? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। मैं इस तरीके से इसको लिख लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में कुछ जानकारी जो मैंने पहले यूनिट में भी दे रखी है, बट मैं फिर से लिख लेता हूँ, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। वो जानकारी क्या क्या है देखिएगा। अब आपको अगर वैल्यूज़ याद हो तो बहुत अच्छी बात है। पहले वाले में मैं लिख लेता हूँ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, बताइए सब एटॉमिक पार्टिकल्स में पहला पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, दूसरा पार्टिकल आ गया अपना प्रोटॉन, और तीसरा पार्टिकल आ गया न्यूट्रॉन, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ वी हैव इलेक्ट्रॉन, देन प्रोटॉन एंड देन, ठीक है। ज़रा बताना साथ में बताना। बताइए अगर मैं इनके चार्जेस की बात कर लूँ, तब व्हाट काइंड ऑफ चार्ज इज प्रेजेंट ऑन दिस इलेक्ट्रॉन? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अच्छा, व्हाट टाइप ऑफ चार्ज इज प्रेजेंट ऑन प्रोटॉन? बहुत अच्छे, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। उस पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। मैं लिख लेता हूँ इस पर नेगेटिव चार्ज, अब सबको पता है, सही बात है। इस पर और ये न्यूट्रल है ना, ये न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं होता इस पर, ओके जी। अच्छा, ये मैंने लिख दिया जी सेकंड में चार्ज। थर्ड में लिख लेता हूँ मैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कॉलम्स में। किसमें? कॉलम्स में। जनरली आपको यहाँ पे कॉलम्स में लगेगा, अदरवाइज फिजिक्स में आप ESU में भी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स में, ठीक है ना। बताइए इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना वैल्यू आता है? सर 9.1 इंटू 10⁻³ kg। कितना आता है? 9.1 इंटू 10⁻³ kg, ठीक है ना। दिस इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ, सॉरी, ये मैंने मास लिख दिया, सॉरी, ठीक है। The charge present on electron is not this much, 1.6 into 10⁻⁻19 कोलम, ठीक है। बोला भी नहीं तुम लोगों ने। -1.6 into 10⁻⁻19 कोलम, -19। अच्छा, प्रोटॉन पे कितना सर? इतना ही बस, प्लस, तो कितना आएगा? 1.6 into 10⁻⁻19। ऊपर वाला माइनस मत हटाना, अदरवाइज ये इतना बड़ा चार्ज है और प्रोटॉन इतना छोटा पार्टिकल है कि ऐसा मान लीजिए कंपैरिजन भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। और न्यूट्रॉन पे शून्य, न्यूट्रल है, 0 चार्ज है, ठीक है जी। ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। पहले यूनिट में भी बता रखी है, अब आपने याद नहीं की तो आपकी गलती है। अच्छा, बताइए इसके बाद मुझे ESU में मैं वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लगता नहीं है, फिजिक्स में लगेगा, और वो वैल्यू आपका आता है -4.8 इंटू 10⁻⁻10। इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का भी सेम, बस प्लस में और न्यूट्रॉन का शून्य, लेकिन वो लगेगा नहीं। अब मुझे बताइए इसका मास इन kg, वो जो मैंने वहाँ पे लिखा था वो मास इलेक्ट्रॉन का था, दैट इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, बताइए मास ऑफ प्रोटॉन कितना? सर 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, और न्यूट्रॉन का भी सेम 1.6 इंटू 10⁻⁻27। मुझे बताइए यही मास ग्राम्स में कितना आएगा? kg को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 1000 से मल्टीप्लाई। जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 का मतलब 10⁻3, तो 3 0 कम हो जाएंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? ये आएगा 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। ये बताइए कितना आएगा? 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम, और ये भी कितना आएगा? 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम, ठीक है। ये लिख दिया हमने। 3 0 कम करने हैं आपको कि मल्टीप्लाई बाय 1000 कर रहे हैं, 1000 का मतलब 10⁻3, यहाँ 10⁻27 बेस से में पावर ऐड करेंगे, लेकिन माइनस साथ में चल रहा है तो माइनस हो जाएगा अल्टीमेटली, ठीक है। तो ये आ गया मास इन ग्राम, ठीक है। अच्छा, बताइए मास इन AMU कितना? ये तो आना चाहिए आपको, ये तो पढ़ रखा है, ठीक है ना। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का चलिए मान लीजिए आपको भूल गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का तो पता है। बताइए कितना AMU? 1 AMU।
पढ़ा है मैंने, 1 mu इज नथिंग बट मास ऑफ प्रोटॉन, 1 mu इज नथिंग बट मास ऑफ न्यूट्रॉन। सो इसका मास कितना 1 AMU और इसका भी कितना 1 AMU, ठीक है। और इसका 0.0005 AMU मैं लिख लेता हूँ मास इन AMU, मास इन AMU, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद लिख लेता हूँ मैं इनके डिस्कवरर्स के नाम, ठीक है जी। ये भी मैंने लिखवाया था, मैं वापस से बता रहा हूँ इनके डिस्कवरर्स के नाम, ठीक है जी, किन किन ने डिस्कवर किए थे बताइए। इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी किसके नाम पे, जे टॉमसन के नाम पे। किसके नाम पे, जे थॉमसन या जे टॉमसन के नाम पे, इसको टॉमसन पढ़ते हैं, ठीक है ना, जे टॉमसन के नाम पे, जे टॉमसन के नाम पे, ठीक है, जोसेफ जॉन टॉमसन के नाम पे, ओके। प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टीन की। मैंने याद रखने को भी कहा था कि आप पीजी याद रखिएगा। कैसे याद रखिएगा, पीजी, मैं फिर से लिख रहा हूँ, पीजी याद रख लेना, प्रोटॉन और जी फॉर गोल्डस्टीन, जी फॉर गोल्डस्टीन। सो इसकी डिस्कवरी किसके नाम पे, गोल्डस्टीन के नाम पे, ओके। और ये याद रखिएगा चैडविक, ठीक है ना, एनसी याद रख लेना, नेशनल कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है ना। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक के नाम पे, किसके नाम पे, चैडविक के नाम पे, चैडविक के नाम पे, ठीक है, ठीक है। एक और बात लिख रहा हूँ मैं, एक ज़बरदस्त बात और लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। सर ये जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे टॉमसन ने की थी, मैं इलेक्ट्रॉन की कहानी सुना दूंगा, स्टार्टिंग में नहीं सुनाऊंगा। जो जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, इसमें बहुत सारे, इसने ऐसा मान लीजिए बहुत सालों की मेहनत थी इसकी, और जो एक्सपेरिमेंट इसने कंडक्ट किया था जिसके बाद इसने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, वो एक्सपेरिमेंट था आपका कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ये मैं लिख रहा हूँ एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, कौन सा एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, ये याद रखना आपको, याद रखना आपको। सीबीएसई को बहुत बार सवाल पूछ रखा है इस पे, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। किसकी डिस्कवरी के लिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जानकारी एनसीईआरटी पे नहीं दे रखी, आपको विकिपीडिया खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इससे सवाल कभी बनेगा नहीं, इससे सवाल बनेगा नहीं। जितनी जानकारी एनसीईआरटी पे आपको उतनी पढ़नी है सिर्फ, ठीक है। इसको हम छोड़ देते हैं। अब देखिए एक और बात जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नोट करके, ये देखिएगा सर, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा उसका जो मैग्नीट्यूड है, जो आपको पता है, इस मैग्नीट्यूड को पता करने के लिए जिस एक्सपेरिमेंट का यूज किया गया था, इसकी कहानी पे मैं लेटर ऑन चैप्टर खत्म करने के बाद सुना दूंगा कि ये स्टोरी है। उस एक्सपेरिमेंट का नाम है मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, क्या नाम है, और ये एक्सपेरिमेंट क्या क्या कंफर्म करता है, इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला था, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ये किससे किया गया था, किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये पता किया गया था, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है जी। इतनी सी जानकारी याद रखिएगा, इसकी कहानी में लेटर ऑन सुना दूंगा कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, ठीक है ना। अभी सिर्फ कहानी याद रख लो कि कौन सा एक्सपेरिमेंट किया गया था, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात, ये जो आपने पढ़ भी रखी है और बहुत सारों को याद भी होगा, मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास की अगर मैं तुलना करूं तो इलेक्ट्रॉन का मास कितने गुना प्रोटॉन से कम है, करीब करीब 1800 गुना, मैंने सवालों में भी करवाया है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अगर मास की मैं तुलना करूं तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना कम, करीब करीब 1800 गुना कम। कितना कम, 1800 गुना कम, ठीक। तो ये भी मैं नोट करके लिख लेता हूँ। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1/1800, 1 एज कंपेयर टू द मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन से 1800 गुना कम, 1800 गुना, और इतना कम कि इसका मास एटॉमिक मास में कंट्रीब्यूट ही नहीं करता, इसका मास एटम के मास में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं दिखाता, इसलिए हम मास सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही कंसिडर करके चलते हैं, क्योंकि इसका बहुत कम होता है, ठीक है ना। अच्छा, ये कुछ जानकारी जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में आपको पता होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी बात जानकारी जो एटम के बारे में आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद बहुत सारे मॉडल्स आए जिन मॉडल्स ने एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया, जिसमें एक स्टार्टिंग में जो थ्योरेटिकल पोर्शन था वो जो था आपका डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। कौन सा था, वो डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हमने लास्ट यूनिट में कवर किया था, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी हमने लास्ट यूनिट में कवर किया था, ठीक है। उसकी जानकारी हमने देखी थी, क्या मोटी मोटी बातें डेल्टन ने कही थी। अच्छा, मुझे बताइए डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन सा लॉ ऑफ गैशियस कॉम्बिनेशन, ये कौन सा जो लॉ है गैशियस, मैं खुद बता रहा हूँ, कौन सा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन फॉलो नहीं होता है, जो डेल्टन एटॉमिक थ्योरी से निकल के नहीं आता। डेल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ने के बाद ऐसा कौन सा लॉ है जो डेल्टन से प्रूव नहीं होता। मैंने परसों तो करवाया नीट 25 का सवाल, गैशियस वॉल्यूम वाले। कौन से वाले, ना ही एवोगैड्रो और ना ही लुसिग्स, ना ही एवोगैड्रो और ना ही, ठीक है। उसके बाद
उसके बाद जो सेकंड मॉडल आया वो था आपका जे थॉमसन मॉडल। कौन सा मॉडल? बहुत हल्की बातें थी इसकी, बहुत हल्की सी बातें, बहुत थ्योरेटिकल सी बातें, थ्योरेटिकल सी बातें ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, जे थॉमसन या जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, ठीक है। देखिए जे थॉमसन ने क्या कहा। अच्छा, जे थॉमसन से पहले एटम के बारे में किसी को पता नहीं था, तो डेल्टन ने सिर्फ इतना कहा था कि मैटर कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है, जिन छोटे छोटे पार्टिकल्स को फर्दर डिवाइड करना पॉसिबल नहीं होता, उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को एटम पढ़ते हैं, ये डेल्टन ने कहा था, ठीक है। तो इसका मतलब अगर एटम की ये डेफिनेशन आप पढ़ें कि एटम्स आर स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर दैट आर इनडिविजिबल, दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय डेल्टन। किसने दिया था? डेल्टन ने दिया। लेकिन आज के टाइम पे आपको पता है डिवाइड करना पॉसिबल होता है, इसलिए हमने जो ऊपर जानकारी लिखी उसके साथ में कुछ और कड़ियाँ जोड़ के लिखा कि वो कड़ियाँ बाकियों पे सही नहीं बैठती, वो एटम पे ही सही बैठती हैं, ठीक है। अच्छा, जे थॉमसन मॉडल जब आया तो जे थॉमसन ने क्या किया? जे थॉमसन ने अपने मॉडल को कंपेयर किया वाटरमेलन के साथ या पडिंग के साथ, रेजन पडिंग जिसको पढ़ते हैं। तो जे थॉमसन मॉडल को और क्या पढ़ते हैं हम? इट इज ऑल्सो नोन एज वाटरमेलन मॉडल, वाटर या ठीक है ना, प्लम पडिंग मॉडल या पुडिंग मॉडल लिख लेता हूँ मैं सिंपली, या रेजन पडिंग मॉडल, हलवा, सही, ठीक है। अच्छा, जे थॉमसन ने ये कहा, बहुत हल्की सी बातें कही इसने, लेकिन एक बहुत अच्छी जानकारी जो इससे निकल के आती है, जो अभी तक चलती जा रही है, ठीक है। जे थॉमसन के अकॉर्डिंग द एटम कंसिस्ट ऑफ अ हार्ड स्फीयर जस्ट लाइक द स्फीयर ऑफ वाटरमेलन। जैसे वाटरमेलन का एक हार्ड स्फीयर है, सिमिलरली द एटम कंसिस्ट ऑफ अ हार्ड स्फीयर। तो कुल मिला के स्फेरिकल शेप माना, कैसा माना? स्फेरिकल शेप मान के चल रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये बोलता है, क्या बताइए वाटरमेलन के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है? अगर मान लीजिए मैं इसी को वाटरमेलन के साथ कंपेयर कर लूँ, मैं यहाँ पे वाटरमेलन अगर बना दूँ तो आप ये देखेंगे कि वाटरमेलन के अंदर आपको कुछ रेडिश पोर्शन देखने को मिलेगा जो कि एडिबल पोर्शन होता है, सही है ना, ये एडिबल पोर्शन है पूरे वाटरमेलन के अंदर। और इसी वाटरमेलन के अंदर आपको और देखने को मिलेंगे साथ में बीज मिलेंगे ना, सीड्स मिलेंगे आपको, ये सीड्स भी मिलते हैं आपको साथ साथ में, ये सीड्स भी मिलते हैं इस तरीके से, ठीक है। सिमिलरली जो जे थॉमसन था, इसने ये कहा कि एटम भी कुछ वाटरमेलन की तरह ही होगा। वाटरमेलन में जिस तरीके से वाइट एडिबल पोर्शन प्रेजेंट होता है, कहता सिमिलरली एटम के अंदर भी पॉजिटिव चार्ज पूरा फैला हुआ है। और कुछ रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग ये जो इसका स्फीयर था, फुटबॉल मान के चल लीजिए, पूरा फुटबॉल मान के, पूरे फुटबॉल के स्फीयर पे, पूरे एटम के स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैं इस तरीके से इसको लिख लेता हूँ कि पूरे स्फीयर पे, पूरे, और दूसरे रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग कि जैसे वाटरमेलन का जो एडिबल रेड पोर्शन होता है, सिमिलरली वैसा ही पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, पॉजिटिव चार्ज। और वाटरमेलन के अंदर जैसे सीड्स एम्बेडेड होते हैं, हर जगह पे फिक्स है, अपनी जगह से हिल नहीं सकता, जो जहां पे बीज है वो ही है। सिमिलरली कहता है एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है, एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन फिक्स है, स्कैटर्ड है, फैले हुए तो हैं लेकिन फिक्स हैं। कैसे हैं? फिक्स हैं, घूम नहीं रहे हैं, घूमने की बात इसने नहीं की थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स विच आर एम्बेडेड इनसाइड द एटम, विच आर एम्बेडेड इनसाइड द, ठीक है। सो ये आपको मिलेंगे इलेक्ट्रॉन्स, और ये आपको मिलेगा पॉजिटिव चार्ज। तो इसने इसको प्रोटॉन के बारे में पता नहीं था, बट पॉजिटिव चार्ज नाम लिया इसने, तो प्रोटॉन के बारे में पता नहीं था लेकिन पॉजिटिव चार्ज नाम लिया था सिर्फ इसने, ठीक है। सो क्या क्या जे थॉमसन ने, ही कंपेयर्ड हिज मॉडल विद वाटरमेलन आर पडिंग। या मान लीजिए कटोरे में हलवा रखा हुआ है आपने, अब वो जो हलवा है, आपने मान लीजिए सूजी का हलवा बना रखा है, वो जितना भी हलवा है वो सब का सब पॉजिटिव चार्ज, और उसके अंदर जो जो आपने काजू बादाम डाले हुए हैं वो सब के सब इलेक्ट्रॉन, वो ड्राई फ्रूट सारे इलेक्ट्रॉन आपके होंगे, ठीक है। अच्छा, ये पहली बात जो कंपैरिजन में इसने कहा। अब देखिएगा जब इसने सो इसका मतलब पहला पॉइंट मैं ये लिख सकता हूँ, मैं थ्योरेटिकल लिखवा नहीं रहा हूँ, आप लिख सकते हैं दैट दिस मॉडल इज आल्सो नोन एज वाटरमेलन मॉडल आर पडिंग मॉडल, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा पॉइंट मैं लिख लेता हूँ, पहला आप लिख लेंगे, यही पॉइंट सेम है। दूसरा पॉइंट ये, द पॉजिटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द एटम, द पॉजिटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द एटम, ठीक है ना। ये बहुत फ्लॉप पॉइंट था इसका, ये इसने कहा लेकिन ये बहुत फ्लॉप पॉइंट है, ये बहुत बढ़िया लिमिटेशन है इसकी, ठीक है ना। द पॉजिटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड कहाँ पे? ऑल ओवर द एटम, ऑल ओवर द पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे एटम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। बताइए तीसरा पॉइंट क्या लिखूँ मैं इसका? The negatively charged electrons are embedded inside the atom just like the seeds of watermelon, ठीक है ना। The negatively charged electrons
द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर embedded inside the atom just like किसकी तरह, just like seeds of watermelon. आप ध्यान देना, ये कंक्लूजन आप खुद निकाल पाएं इससे. सर इसका मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की बात इसने नहीं की, इलेक्ट्रॉन्स के रिवॉल्वेशन की बात नहीं की, इलेक्ट्रॉन्स के घूमने की बात नहीं की, इसने इलेक्ट्रॉन्स को फिक्स माना. क्या माना? फिक्स मान लिया. ठीक है. अब इसके बाद जो तीसरा पॉइंट जो इसकी थ्योरी से समझ में आता है, और ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, ये बहुत सिग्निफिकेंट पॉइंट है इसकी थ्योरी का. इसने पॉजिटिव चार्ज भी ध्यान में रखा, इसने नेगेटिव चार्ज भी ध्यान में रखा. सर कुल मिला के एटम की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का खास ख्याल रखा. और ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, आपको आज भी पता है कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है जब तक ना उसे इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करवाया जाए. ठीक है. तो एक तीसरा बहुत सिग्निफिकेंट पॉइंट ये था कि इसने एटम को एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल माना, ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. सो एन एटम इज ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. ऐसा क्यों? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इसने बराबर माने. ठीक है. ये बहुत सिग्निफिकेंट पॉइंट है, मैं फिर बता रहा हूँ. इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी एक पॉइंट, ये आपको मोटे मोटे पॉइंट याद रखने हैं, ऐसा रटना नहीं है इसको. ठीक है. अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या कि इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड. और तीसरा पॉइंट क्या कि पॉजिटिव चार्ज क्या है? पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है. पॉजिटिव चार्ज, और कहता है डिस्ट्रीब्यूशन भी इस तरीके से है, कहता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से है कि एक जबरदस्त इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट मिले, मतलब फोर्सेस इस तरीके से बैलेंस हैं कि एक जबरदस्त इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट मिले. तो इसके हिसाब से स्टेबिलिटी तो थी, लेकिन स्टेबिलिटी इसने डिफाइन की नहीं थी. तो मैं तीसरा पॉइंट या फोर्थ पॉइंट लिख लेता हूं, द इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, सॉरी नॉट प्रोटॉन्स बट द पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन के बारे में इसने जानकारी नहीं दी, पॉजिटिव चार्ज पता था इसको. द इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव चार्ज आर अरेंज्ड in such a manner so as to give most electrostatic arrangement. बस ये मोटा पॉइंट याद रख लीजिएगा, मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ. ठीक है ना. इसने ये माना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट बहुत ज़बरदस्त था. नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट बहुत ज़बरदस्त था. ये कहानी थी इसकी. ये लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक से मान लीजिए फोर्सेस, इनके बीच की फोर्सेस को बैलेंस मान के चल रहा है, तभी तो हिल नहीं रहे एक दूसरे से, तभी जो जहाँ पे था वहीं पे है. ठीक है ना. तो एक दूसरे से जो इनकी फोर्सेस थी वो बैलेंस फॉर्म में थी. ठीक है. ये पॉइंट्स जो जे टॉमसन ने कहे, और ये सारे के सारे फ्लॉप पॉइंट हैं. सिर्फ दो खास बातें इसकी. एक खास बात ये कि इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है, ये आपको पता है, ये बिल्कुल सही बात है. और दूसरी खास बात ये कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. एटम इलेक्ट्रिकली, बाकी सब के सब फ्लॉप पॉइंट है, इसके. ठीक है. लेकिन उस टाइम पे, जिस टाइम पे इसने थ्योरी दी, उस टाइम पे तो एटम के बारे में किसी को पता भी नहीं था. तो उस टाइम उस ऐसा मान लीजिए उस दौर का भगवान है एटम का, उस दौर का भगवान है. ठीक है ना. एटम के कंपैरिजन में बता रहा हूँ मैं, उस दौर का जोड़ है ये, उस टाइम का, इसलिए तो नोबेल प्राइज मिला उस टाइम पे इसको. ठीक है. तो जे टॉमसन मॉडल ने क्या कहा? सो इट इज कंपेयर्ड विद वाटरमेलन और विद रेजिन पडिंग या प्लम पडिंग मॉडल. ठीक है. अकॉर्डिंग टू जे टॉमसन मॉडल, जस्ट लाइक वाटरमेलन having a very hard sphere, similarly the atom has got a hard sphere, and inside that hard sphere there is a positive charge which is uniformly distributed all over the atom, just like that reddish portion of watermelon. And just like seeds of watermelon, the electrons are also embedded in a similar fashion inside the atom. They are fixed, there is no movement. ठीक है. और after that, since positive and negative charges are present, that means atom as a whole is electrically neutral. ठीक है. And electrons and positive charge is arranged in such a manner so as to give a most stable electrostatic arrangement. आपको मोटे मोटे पॉइंट याद रख के लिख रहा है, चीज़ें रटी नहीं जाती. ठीक है ना. ये थ्योरेटिकल पोर्शन, इसको रटना नहीं, आपको मोटे मोटे पॉइंट देख लिया और फिर आपने लिख लिया. ठीक है जी. अब देखिएगा, अब इसके लिमिटेशंस क्या क्या रहे, क्या क्या जानकारी ये नहीं दे पाया. सर बहुत सारी जानकारी है जो ये नहीं दे पाया, ऐसी बहुत सारी जानकारी है जो ये नहीं दे पाया. ठीक है. तो इसके लिमिटेशंस क्या? पहला लिमिटेशन मैं खुद में लिख लेता हूँ कि न्यूक्लियस का इसको पता नहीं था, इसलिए पॉजिटिव चार्ज कहीं पे भी माना था. और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज था, सबसे फ्लॉप पॉइंट था इसका, सबसे फ्लॉप पॉइंट. ऐसा नहीं होता. द पॉजिटिव चार्ज इज concentrated only in a small volume inside the atom, that is called nucleus. इसको नहीं पता था उस बात. ठीक है. तो मैं क्या पहला पॉइंट ऐसा लिख लूँ, नो आइडिया अबाउट द न्यूक्लियस.
सही है, नो आइडिया अबाउट न्यूक्लियस या प्रोटॉन्स। पॉजिटिव चार्ज तो पता है लेकिन प्रोटॉन के बारे में आइडिया, न्यूट्रॉन के बारे में आइडिया नहीं था, तो मैंने न्यूक्लियस लिख दिया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन आगे साथ साथ में, ठीक है ना। अच्छा दूसरी बात सर, स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में इसको नहीं पता था, ये बता नहीं पाया स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है ये, इवन इसी का पॉइंट नहीं, इसके बाद जो रदरफोर्ड आएगा वो भी वो नहीं बता पाया, और स्टेबिलिटी को ओवरकम करा फिर बोहर ने, ठीक है। तो क्या नहीं बता पाया, ये नहीं बता पाया स्टेबिलिटी ऑफ एटम, नो एक्सप्लेनेशन या नो आइडिया अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ एटम, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। बस मैंने 2 पॉइंट लिखे। अदरवाइज इसके अलावा इसके आगे जितनी भी हम थ्योरीज पढ़ेंगे उनके जितने भी अचीवमेंट्स होंगे वो सब इसके फ्लॉ पॉइंट्स होंगे, वो सब इसके लिमिटेशंस होंगे, सब इसके, क्योंकि आगे आगे जितनी चीज़ें डिस्कवर हुई वो इसने बताई नहीं, वो सारी इसके लिमिटेशंस में आ जाएंगे ना, ठीक है। दिस इज द सिंपलेस्ट मॉडल नॉन एज जे टॉमसन मॉडल। जे टॉमसन, ये इतना हल्का है कि एग्जाम में भी नहीं आता, ये इतना हल्का है कि एग्जाम में भी नहीं आता, लेकिन अगर आ जाए तो आपको जानकारी पता होनी चाहिए, ठीक है। बताइए सेकंड मॉडल कौन सा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सेकंड मॉडल इज रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। सेकंड मॉडल इज रदरफोर्ड मॉडल। मैं बहुत सारे सवाल करवाऊंगा इस पर, ध्यान से देखना। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम या रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक है जी। मैं एक्सप्लेन करूंगा पूरी कहानी को और उसके बाद बहुत सारे सवाल करवाऊंगा, आज ना हो पाए तो कल कर लेंगे, ठीक है। देखिए रदरफोर्ड ने क्या किया सर, रदरफोर्ड का सबसे भारी और सबसे बड़ा अचीवमेंट था न्यूक्लियस की डिस्कवरी। न्यूक्लियस की, ये ध्यान में रखिएगा, प्रोटॉन की डिस्कवरी चैडविक के नाम, ये सॉरी गोल्डस्टीन के नाम पे थी, लेकिन न्यूक्लियस की डिस्कवरी रदरफोर्ड के नाम पे। किसके नाम पे? देखिए रदरफोर्ड ने क्या किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये ध्यान से सुननी है। सर रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, जिस एक्सपेरिमेंट का नाम था रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग, रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिस एक्सपेरिमेंट का नाम था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। देखिएगा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बात ध्यान से समझना, ठीक है। अच्छा अब अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, उसको जानने से पहले मैं अल्फा पार्टिकल्स बता देता हूँ, दैट व्हाट आर अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है ना। तो आपने ये पहले भी सुन रखे हैं सर, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जब भी डीके करते हैं दे ऑलवेज रिलीज अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल्स, ठीक है ना, या गामा रेज। अच्छा अल्फा पार्टिकल पहले मैं लिख लेता हूँ कि अल्फा पार्टिकल क्या होंगे, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं अल्फा पार्टिकल्स, देखिएगा ध्यान से, अल्फा पार्टिकल्स। ओके सर, अल्फा पार्टिकल्स आर नथिंग बट हीलियम +2 आयंस। अल्फा पार्टिकल्स आर नथिंग बट हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है। सो अल्फा पार्टिकल्स आर नथिंग बट हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम न्यूक्लियस। अच्छा अगर हीलियम न्यूक्लियस मैंने लिखा तो मतलब हीलियम के इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए मैंने। बताइए हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना सर, हीलियम का रिप्रेजेंटेशन होता है हीलियम 2 और एटॉमिक मास 4। अच्छा इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, एटॉमिक नंबर 2 है तो इलेक्ट्रॉन भी 2 ही होंगे, और अगर मैंने वो 2 के 2 इलेक्ट्रॉन छुड़वा दिए तो बताइए हीलियम के ऊपर चार्ज कितना आया, +2, कितना आ गया। अब जब मैंने इसके ऊपर +2 चार्ज लिखा, इसका मतलब इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो छूट गए, लूज करवा दिए। अब इसके बाद सिर्फ क्या बचा, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 मतलब कुल मिला के बचा सिर्फ न्यूक्लियस, बचा सिर्फ दिस हीलियम +2 आयंस और हीलियम न्यूक्लियस, सेम बात है ये, दैट इज नॉन एज अल्फा पार्टिकल, दिस इज नॉन एज अल्फा पार्टिकल, दिस इज नॉन एज अल्फा। सो अल्फा पार्टिकल आर नथिंग बट हीलियम न्यूक्लियस, या इसको हम पढ़ते हैं हीलियम +2 आयंस, हीलियम +2, ये दोनों बातें सेम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद ये आयनिक फॉर्म में आएगा और उसमें से इलेक्ट्रॉन जब छूटे तो सिर्फ न्यूक्लियस बचेगा, तो हीलियम के न्यूक्लियस को कहा जाता है अल्फा पार्टिकल, हीलियम के न्यूक्लियस को कहा जाता है अल्फा पार्टिकल, ठीक है। अब इसने क्या किया एक्सपेरिमेंट में सर, इसने एक सोर्स पकड़ा जहां से अल्फा पार्टिकल लिबरेट हो, रिलीज हो। इसने एक सोर्स पकड़ा, एक ऐसा रेडियो एक्टिव सोर्स जहां से अल्फा पार्टिकल रिलीज हो, जहां से अल्फा पार्टिकल निकलें, जहां से अल्फा पार्टिकल निकलें, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने रेडियम कंसिडर कर लिया, इसने रेडियम पकड़ा। रेडियम एक रेडियो एक्टिव मेटल है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अच्छा इस रेडियम को इसने क्या कर रखा है, इस रेडियम को इसने रखा है लेड ब्लॉक्स के अंदर। कहाँ पे रखा, लेड ब्लॉक्स के अंदर, लेड की ब्लॉक के अंदर, ठीक है जी। ये लेड ब्लॉक्स मैंने बना दिए, ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या है अंदर क्या प्रेजेंट है इसमें, दिस इज अ रेडियो एक्टिव सोर्स, अ रेडियो एक्टिव सोर्स ऑफ, किसका सोर्स, अल्फा पार्टिकल्स, अ रेडियो एक्टिव सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, एंड दिस सोर्स इज रेडियम, दिस सोर्स इज, एंड रेडियम बिलोंग्स टू एस ब्लॉक, रेडियम बिलोंग्स टू सेकेंड ग्रुप का होता है, सेकेंड ग्रुप का, ठीक है ना, सेकेंड ग्रुप का होता है, सेकेंड ग्रुप का रेडियम, एटॉमिक नंबर 88 होता है इसका, ठीक है। अच्छा इस रेडियम को इसने कंसिडर किया और रेडियम को लेड ब्लॉक्स के अंदर रखा। कहाँ पे रखा, लेड ब्लॉक्स के अंदर, ठीक है। तो ये यहाँ पे रखा इसने लेड ब्लॉक्स के अंदर, लेड ब्लॉक्स,
ऐसा इसलिए क्योंकि इससे जो रेज निकलनी है सो दैट वो इधर उधर ना फैल के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डायरेक्ट कर सके ये। और आगे इसने क्या किया सर, आगे इसने एक थिन गोल्ड का फॉइल लिया। क्या लिया? एक थिन गोल्ड का फॉइल कंसिडर किया इसने, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अ थिन गोल्ड फॉइल। ये लिखा मैंने, थिन गोल्ड फॉइल। क्या ले लिया? एक थिन गोल्ड फॉइल ऑफ थिकनेस 100 नैनोमीटर, ऑफ थिकनेस 100 नैनोमीटर या 1000 एटम्स की थिकनेस के बराबर, 1000 एटम्स की थिकनेस के बराबर। किसके बराबर? 1000 एटम्स की थिकनेस के बराबर, ठीक है। और इस पूरे सेटअप को, इस पूरे थिन गोल्ड फॉइल को इसने क्या किया? एक सर्कुलर स्क्रीन के अंदर रखा। कहाँ पे रखा? एक सर्कुलर स्क्रीन के अंदर इसने इसको रखा, ठीक है जी। ये एक सर्कुलर मूविंग स्क्रीन, एक फ्लोरिसेंट स्क्रीन, एक चमकने वाला स्क्रीन जो जिंक सल्फाइड का बना था, ठीक है। सब जानकारी आपको पता होनी चाहिए, ध्यान से देखिएगा। ये थिन गोल्ड फॉइल, ये क्या आपका? दिस इज थिन गोल्ड फॉइल। थिन गोल्ड फॉइल कितना थिकनेस है थिन गोल्ड फॉइल का? गोल्ड फॉइल ऑफ थिकनेस 100 नैनोमीटर। कितना? 100 नैनोमीटर का थिकनेस, 100 नैनोमीटर का थिकनेस, ठीक। इसको कहाँ पे रखा हुआ इसने? स्क्रीन के अंदर। कहाँ पे? एक स्क्रीन के अंदर। एंड दिस स्क्रीन इज फ्लोरिसेंट, फ्लोरिसेंट, ठीक है, सर्कुलर मूविंग फ्लोरिसेंट जिंक सल्फाइड स्क्रीन। सर्कुलर मूविंग स्क्रीन घूम रही है पूरी, ठीक है ना, पूरा स्क्रीन घूम रहा है, ठीक है। और उसके बाद फ्लोरिसेंट, फ्लोरिसेंट का मतलब ये चमकेगा। कैसे चमकेगा देखिएगा ध्यान से, ठीक है। और किसका बना हुआ है? जिंक सल्फाइड का। किस मटेरियल का? जिंक सल्फाइड का। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए मैं आइडिया दे देता हूँ आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप हाईवे पे जा रहे हैं रात को, जब रात को हाईवे पे जा रहे हैं, आपने डिपर ऑन किया गाड़ी का या गाड़ी की लाइट ऑन कर ली, आप देखोगे ऐसे रास्ते में बहुत सारे बोर्ड्स पोल्स मिलेंगे जिन पर लाइट पड़ने के बाद वो चमकते हैं, और जैसे आप लाइट बंद कर दोगे चमकना बंद कर देते हैं। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड फ्लोरिसेंस। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड फ्लोरिसेंस। सिमिलरली इसने जो स्क्रीन लिया था ये भी फ्लोरिसेंट स्क्रीन था। कैसा स्क्रीन था? इसका मतलब ये कि सर जब इस स्क्रीन के ऊपर पार्टिकल पड़े, जब स्क्रीन के ऊपर अल्फा पार्टिकल पड़े तो चमकना स्टार्ट होगा, इसमें स्किंटिलेशन होगा, इसमें फ्लैश ऑफ लाइट निकलेगा। जैसे मान लीजिए वेल्डिंग नहीं करता, आपने देखा होगा वेल्डिंग करते हुए चिंगारियां निकलती हैं वेल्डिंग के टाइम पे, बिल्कुल वैसा ही फ्लैश ऑफ लाइट निकलेगा, फ्लैश ऑफ लाइट निकलेगा, ठीक है। अब क्या किया इसने? अब इसने इन अल्फा पार्टिकल्स को डायरेक्ट करवाया, बम्बार्ड करवाया इस थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर, ठीक है। तो यहां से क्या कर रहा है? यहां से करवा रहा है अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट। अल्फा पार्टिकल्स का ये क्या है? दीज आर स्ट्रीम्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, दीज आर अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स। अच्छा, किस पे डायरेक्ट करवा रहा है? किस पे बम्बार्ड करवा रहा है? किस पे स्ट्राइक करवा रहा है? गोल्ड फॉइल पे। किस पे? जो गोल्ड फॉइल किसके अंदर प्रेजेंट है? एक फ्लोरिसेंट जिंक सल्फाइड के स्क्रीन के अंदर। और एनसीईआरटी इसको लिखता है फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे ये डिटेक्टर की तरह काम कर रहा है, इससे इसने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की थी, इस पर लाइट पड़ने के बाद कुछ चीज़ें इसने ऑब्जर्व की थी, इसलिए फोटोग्राफिक लिखा है इसने। अदरवाइज फोटो नहीं मिल रहा है इसको, कोई फोटो नहीं मिल रहा है। हाँ, लेकिन जो चीज़ इसने ऑब्जर्व करनी थी वो दिख गई इसको। अब देखिए हुआ क्या सर, इस पे अल्फा पार्टिकल पड़ने के बाद अल्फा पार्टिकल गेट स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। अल्फा पार्टिकल्स गेट स्कैटर्ड इन, और डायरेक्शंस, डिफरेंट डायरेक्शंस में स्कैटर होने के बाद मुझे बताइए अल्फा पार्टिकल किस पे पड़ रहे हैं? स्क्रीन के ऊपर। किस पे पड़ रहे हैं? स्क्रीन के ऊपर, ठीक है ना। और जब अल्फा पार्टिकल स्क्रीन के ऊपर पड़ेगा, जहां अल्फा पार्टिकल पड़ेगा वहां पे स्किंटिलेशन होगा। वहां पे क्या होगा? वहां स्क्रीन चमकना स्टार्ट होगा, वहां पे स्क्रीन चमकना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो मान लीजिए अल्फा पार्टिकल यहाँ पे पड़ गया, यहाँ पे स्क्रीन चमकना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे पड़ गया, यहाँ पे स्क्रीन चमकना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे स्क्रीन चमकना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे स्क्रीन चमकना स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज स्किंटिलेशन। स्किंटिलेशन का मतलब फ्लैश ऑफ लाइट, फ्लैश ऑफ लाइट, स्क्रीन चमकना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, बहुत ज़बरदस्त बातें जो इसने देखी यहाँ से, और ये सालों की मेहनत थी इसकी, ठीक है। सो क्या किया रदरफोर्ड ने? सर रदरफोर्ड टुक अ सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स विच इज़ रेडियम। कौन सा था? अब देखिए इसकी जानकारी भी एक और बात मैं साथ में बता देता हूँ, ठीक है ना। कल एक बच्चे का डाउट था, उसने मुझे सवाल पूछा क्लास में, कहता सर ये जो रेडियम आपने लिया ये एक अलग एलिमेंट है, और आप इससे हीलियम निकाल रहे हैं, और हीलियम एक अलग एलिमेंट है नहीं है, दोनों एलिमेंट अलग हैं। ये अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस और रेडियम इज आर है, रेडियम इज आर है। तो कहता है रेडियम से अल्फा पार्टिकल आप निकाल रहे हैं, ये समझ नहीं आया, एक एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट, ठीक है। दिस इज ड्यू टू न्यूक्लियर डीके। देखिए मैं बाद में साथ में लिख लेता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सर ये जो रेडियम आपका है, दिस रेडियम इज रेडियो एक्टिव इन नेचर, दिस रेडियम इट्स न्यूक्लियस इज अनस्टेबल, इट्स न्यूक्लियस इज
unstable. This radium that is Ra having atomic number 88. This is unstable. And if unstable, just like the third isotope of hydrogen which is unstable in nature, मैंने पढ़ाया था, और जब वो डिके करता है तो बीटा नेगेटिव पार्टिकल रिलीज करता है, और मैंने कहा था वो हीलियम में कन्वर्ट होगा. किसमें कन्वर्ट होता है सर? सिमिलरली ये रेडियम जब रेडियो एक्टिव डिके करता है, जब ये क्या करता है, रेडियो एक्टिव डिके, जब इसका न्यूक्लियस टूटता है सर, न्यूक्लियस टूटने के बाद ये कन्वर्ट होता है रेडॉन में. किसमें कन्वर्ट होता है? एंड दैट रेडॉन इज द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 18. हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन. रेडॉन किसका एलिमेंट है? वो लिख रखा है वहां पे, देखिए ये रेडॉन ग्रुप 18 का Rn, और वो जो रेडियम है आपका ग्रुप सेकंड का लास्ट वाला Ra. ये Ra जब टूटता है किसमें कन्वर्ट होता है? Rn में, रेडॉन में. किसमें कन्वर्ट होता है? रेडॉन में. रेडॉन इज Rn एंड इट्स एटॉमिक नंबर इज 86. और प्लस साथ में रिलीज करता है एक अल्फा पार्टिकल. सर साथ में ये छोड़ता है हीलियम +2 आयंस. क्या छोड़ता है? और हीलियम +2 आयंस का एटॉमिक नंबर 2. एटॉमिक नंबर ये 86 वाला, वो 2 वाला 88. कंप्लीट 88. एटॉमिक नंबर चेंज नहीं करना चाहिए. मास में अंतर आ सकता है, और मैंने कहा भी था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास न्यूक्लियर रिएक्शंस में फॉलो, वहां पे मास डिफेक्ट आता है. क्या आता है? नंबर डिफर नहीं करना चाहिए. नंबर डिफर नहीं करना चाहिए, नंबर सेम. ठीक है ना? तो बताइए ये जो He+2 रिलीज हुआ, ये He+2 क्या है सर? दिस इज अल्फा पार्टिकल ना. दिस He+2 इज अल्फा पार्टिकल. ये क्या है? ये है वो अल्फा पार्टिकल. ठीक है. सो इसका मतलब ये होगा कि साथ साथ में आपका ये रेडॉन में भी कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन वो अपने काम का है नहीं. वो अपने काम का है नहीं, अपने काम का अल्फा पार्टिकल है, इसलिए आपने सिर्फ अल्फा पार्टिकल पे फोकस किया. ठीक है. सो रदरफोर्ड टुक अ सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, दैट इज रेडियम, दैट इज present inside the lead blocks. Present inside the lead blocks. This is also known as radium gun. This is also known as radium gun. इस पूरे सेटअप को क्या पढ़ते हैं? इसको रेडियम गन भी पढ़ते हैं, which is a source of alpha particle. This is a very suitable source of alpha particles. एंड मोर एवर एक और बात मैं बता दूं, इसने जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया वो डायरेक्टली गोल्ड पे नहीं किया. इसने कॉपर भी यूज कर लिया, इसके बाद इसने निकल भी देखा, लेकिन एंड पे आके जो सही रिजल्ट इसको मिला वो गोल्ड पे मिला. क्योंकि आपको पता है गोल्ड बहुत मैलिएबल होता है, बहुत पतली पतली परतें इसकी बनाई जा सकती है. बाकी मेटल्स में इतनी खास मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी नहीं पाई जाती जितनी इसमें पाई जाती है. ठीक है ना? बहुत डक्टाइल होता है ये. सो ही टुक अ सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, दैट इज रेडियम गन. रेडियम which is nothing but radium present inside the lead blocks. He directed those alpha particles which are produced from that radium gun towards thin gold foil of thickness 100 nanometer, of thickness which is present inside a circular moving fluorescent zinc sulfide screen, which is present inside a fluorescent zinc sulfide screen. Now after the bombardment of those alpha particles on thin gold foil, so those alpha particles were scattered in different direction. Those alpha particles were scattered in that is why alpha scattering experiment. Alpha scattering, they're getting scattered in different directions. ठीक है? And alpha particles when strike to the photographic plate, when it strikes to the screen, when it strikes to that fluorescent screen, the scintillation is produced. Scintillation is the flash of light is produced. और मेजोरिटी में मैंने जो मॉडल बना रखा उस हिसाब से देखिएगा, मेजोरिटी में फ्लैश कहाँ पे देखने को मिल रही है, लाइट कहाँ पे देखने को मिल रही है सर? गोल्ड फॉइल के बिल्कुल सामने या इसके बिल्कुल पीछे स्क्रीन पे, इसके बिल्कुल पीछे स्क्रीन पे. आप देखिए इसने ऑब्जर्वेशन इसे क्या किया, मैं कल ये लिखवा दूंगा, मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ मैं. ठीक है ना? अच्छा, इसके बाद इसने ऑब्जर्वेशन क्या किया? इसने ऑब्जर्वेशन ये किया कि एटम के अंदर, मैं एक सिंगल एटम बना रहा हूँ, अदरवाइज आप चाहें तो एक से ज़्यादा बना के भी चल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है? मान लीजिए मैं एटम बना, अब मैंने क्या किया, इस गोल्ड के एटम को जूम कर लिया, जो गोल्ड फॉइल था ना, अब मैंने इसको जूम किया, और जब जूम किया तो आप देखेंगे जूम करने के बाद इस गोल्ड फॉइल के अंदर बहुत सारे गोल्ड के एटम्स होंगे, बहुत सारे गोल्ड के एटम्स होंगे. ठीक है? इसने ऑब्जर्व क्या किया, ध्यान से देखिएगा. अच्छा, ऑब्जर्वेशन इसका ये था कि नियरली 99% ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, nearly 99% of the alpha were passed undeflected. कहता करीब 99% पार्टिकल ऐसे थे जो थिन गोल्ड फॉइल पे जैसे पड़े वैसे ही क्रॉस कर गए, वैसे ही विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, विदाउट एनी जिस एंगल पे आ रहे हैं जीरो पे, कुल मिला के जीरो पे, कुल मिला के जिस पे आ रहे हैं उस पे क्रॉस कर रहे हैं. ठीक है ना? सो नियरली कितने, ये कितने थे? 99% जो कैसे थे? अनडिफ्लेक्टेड, अनडिफ्लेक्टेड थे. ठीक है जी. अच्छा, उसके बाद बोलता है लेस देन 1%, लेस देन 1% से कम ऐसे थे जिनमें कुछ एंगल से डिफ्लेक्शन हुआ, जिनमें कुछ एंगल से डिफ्लेक्शन हुआ. ठीक है? डिफ्लेक्शन का ये मतलब कि वो सीधा सीधा क्रॉस नहीं किए, उन्होंने अपना रास्ता बदला, उन्होंने अपना रास्ता किसी थोड़े से एंगल से उन्होंने अपना रास्ता बदला. ठीक है जी. ये देख लीजिए, ये रास्ता बदल दिया हमने इनका. ठीक है ना भाई? अ स्मॉल एंगल, भाई अ सर्टेन एंगल थीटा, लेट्स से अ सर्टेन एंगल थीटा, अ सर्टेन एंगल, ये कितने थे? लेस देन 1%, लेस देन 1%. सो ये लेस देन 1% थे जिनमें क्या देखने को मिला? डिफ्लेक्शन. भैया
स्मॉल एंगल थीटा। भाई स्मॉल एंगल थोड़ा सा डिफ्लेक्शन, ठीक है। और कहता है 20,000 में से कोई एक, एनसीईआरटी इसको लिखता है वेरी वेरी फ्यू, एनसीईआरटी के टर्म्स में वेरी वेरी फ्यू के साथ में प्रोबेबिलिटी बताता है 1 in 20,000, 20,000 में से कोई एक, 20,000 में से कोई ऐसा था जो जिस डायरेक्शन में गया उसी डायरेक्शन में वापस आया। दैट इज 1 in 20,000 आर वेरी वेरी फ्यू which bounces back at 180, which retraced its path back at 180, 180 पे वापस आ गया। तो मान लीजिए 20,000 में से कोई एक ऐसा था जो जिस डायरेक्शन में गया उसी डायरेक्शन में वापस आ गया, 180 में वापस आ गया। हाँ डिफ्लेक्ट ये भी हुआ, लेकिन कितने पे वापस आया, 180 पे वापस। ये तीन चीजें इसने ऑब्जर्व की, पूरा एक्सपेरिमेंट करने के बाद कितनी चीजें ऑब्जर्व की, कौन कौन सी? पहली बात, nearly 99% of the alpha particles were passed undeflected. दूसरा, less than 1% of the alpha particles were deviated or deflected by a small angle, and very very few particles, that is 1 in 20,000, were deflected by 180. That is, it bounces back at 180. या it retraced its path back at 180. उतने पे ही वापस आया, अच्छा इस चीज को ऑब्जर्व करने के बाद, ठीक है। अच्छा इस ऑब्जर्वेशन के बाद इसने कुछ कंक्लूजन्स भी दिए, मैं लिखवा भी दूंगा साथ में, लिख भी लूंगा साथ में, ठीक है। पहला ऑब्जर्वेशन इसने ये किया, ये पहला कंक्लूजन इसने ये दिया, कहता अगर 99% पार्टिकल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि एटम के अंदर बहुत सारी स्पेस खाली है, बहुत सारी स्पेस, और ऐसा होता है क्योंकि न्यूक्लियस बहुत छोटे से वॉल्यूम में है। सो सिंस 99% ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर पास्ड अनडिफ्लेक्टेड, सो एटम हैज गॉट अ लार्ज एम्प्टी स्पेस, and that large empty space is known as extra nuclear space, न्यूक्लियस के बाहर जो भी होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो मैंने व्हाइट कलर का न्यूक्लियस बना रखा है, इसके बाहर जो भी स्पेस है दैट इज नोन एज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। अच्छा उसके बाद कहता है जो अल्फा पार्टिकल इस सेंटर के पास से गुजर रहे थे या सेंटर पे पड़ रहे थे, वो अपना पाथ चेंज कर रहे थे। और ऐसा क्यों चेंज हो रहा था? क्योंकि सर अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज, और कहता है सेंटर पे कुछ ऐसा है, छोटे वॉल्यूम में, बहुत छोटे से वॉल्यूम में, बहुत हैवी मास वाला कोई ऐसा बॉडी है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज बाय उसका पॉजिटिव और अल्फा पार्टिकल भी जो पॉजिटिव था, रिपल्शन की वजह से डेविएशन मिल रहा है, रिपल्शन की वजह से। तो कहता है इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम ऑफ एटम, देयर इज अ हेवी मास बॉडी having positive charge, that is known as nucleus. This is the achievement of Rutherford. This is the best achievement of Rutherford. Nucleus की बात इसने बता दी। अच्छा तीसरी बात इसने ये बताई, the size of nucleus is negligible, is as compared to the size of atom. Let's take a comparison of cricket ball and cricket ground. So cricket ball is the nucleus size and cricket ground is the size of an atom. और वो कितना है, ग्राउंड में बॉल रख लो दिखेगा भी नहीं दूर से, ठीक है ना। तो मतलब निग्लिजिबल कितना, और डाटा भी दे दिया, कंपैरेटिव डाटा भी दे दिया, कल लिख दूंगा डाटा भी कितना होगा आपका, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद एक और बात इसने ये कही, इन दिस एम्प्टी स्पेस, in this extra nuclear space, there are present electrons that keep revolving all the time. Those electrons present in extra nuclear space keep revolving all the time around the nucleus, in circular orbits, in fixed circular orbits. Now this postulate of Rutherford has overcome a limitation of J.J. Thomson, which he said that electrons are embedded inside the atom, और इसने ये कहा कि no, electrons keep revolving around the nucleus all the time in circular orbits. और लास्ट बात जो ऊपर उसने कही थी, इसने भी ये कही, the electrostatic arrangement is there, electrostatic forces are that holds that electron and nucleus together and making the atom stable. However stability की जानकारी ये नहीं बता पाया क्योंकि इस पे कुछ एलिगेशन लगा लेटर ऑन, जो लिमिटेशंस में भी हम देख लेंगे, बट कुछ कंक्लूजन इसने निकाले थे, कुछ बढ़िया पॉइंट्स है, ठीक है ना। कल मैं इसको वापस रिपीट करूंगा, इस कहानी के साथ लिख भी देंगे साथ में, ठीक है ना। आपने जो पढ़ा